वो भी अपनी बात रखें। तो मैं इसीलिए व्यापार मंडल की जो भी भूमिका थी, इसीलिए मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही आपके समक्ष रख दी है। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम इस मीटिंग को आरंभ कर देंगे। 1 मिनट का समय केवल शेष है, उसके बाद हम आरंभ कर देंगे। अब बहुत की आवाज नहीं आती, डिस्टर्ब हो रही है। मैं 1 मिनट शर्मा जी इसको फिक्स कर रहा हूँ, तभी हम शुरू करेंगे, जिस समय बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे इश्यूज को। ये दिक्कत कहाँ से, आपके यहाँ से, मेरे यहाँ से? शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि ये नेट में कुछ प्रॉब्लम मेरे यहाँ शर्मा जी 1 मिनट का समय मैं लूंगा केवल। गुप्ता जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है जी। हाँ, मुझे तो आ रही है। अब बिल्कुल क्लियर है। चलिए राजीव जी, मैंने आपको जो है वो को होस्ट बना दिया है, जिससे अगर मेरी साइड पर कोई भी नेट की प्रॉब्लम हो तो मीटिंग जो है उसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आप उस मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर देना। जी जी बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय हो चुका है, मैं बिना किसी विलंब के 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगा कि कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिल जाते हैं लोग हर मोड़ पर हर कोई शर्मा जी आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो आप हमारे लिए अनमोल एक हीरे के समान हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य, मैं समझता हूँ आज आपके दर्शन एक जो है वो गंगा के दर्शन करने के समान है। हालांकि आज शर्मा जी ने, कल जब मेरी इनसे वार्ता हुई थी परसों, तो शर्मा जी ने ये कहा था, मुझे आदेश किया था कि मैं काव्य पाठ नहीं करूंगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि गंगा के दर्शन कर लिए हमने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और शर्मा जी की कहीं आपकी इजाजत होगी तो हम गंगा में डुबकी भी जरूर लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें गंगा में डुबकी लगाए बिना जो है वो यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर द्वारा भी रचना की जाती है और मैं समझता हूँ कि कवियों द्वारा भी रचना की जाती है। तो कहीं ना कहीं कवियों के अंदर ईश्वर का अंश होता है। तो ईश्वर अपने संतान को, अपने चाहने वालों को कभी भी निराश नहीं करता। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आज शर्मा जी हमें निराश नहीं करेंगे और वो जो भी लोग सुनना चाहते हैं, जो भी उनकी शैली है, उससे जरूर हमें रूबरू कराने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कवि में ही वो क्षमता है जो समाज की भावनाओं को भी बल देती है। तो वो क्षमता भी आपके अंदर आज हम देखेंगे। तो मैं बिना किसी विलंब के करबद्ध प्रार्थना करूंगा आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र शर्मा जी से कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद कुछ साथी आपके साथ चर्चा करेंगे। वो सबसे अपनी बात रखें। आदरणीय सुरेंद्र। मुझे लगता है कि आवाज की क्लैरिटी कट कट करके आ रही है। शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आपकी साइड से कुछ नेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे सब साथी तो मुझे लगता है कि मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो दिक्कत शायद मेरी साइड से हो सकती है। तो कौन कहा आप थोड़ा सा शायद अंदर बैठे हुए हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि थोड़ा सा बाहर की साइड आप आ जाएं तो मुझे लगता है कि नेट की समस्या दूर हो जाएगी। विंडो के पास आ सकें तो ज्यादा अच्छा। मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि लगातार जो है
जाएंगे उस तरह से हम क्वेश्चंस भी आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें भी आपसे पूछनी है, पतियों को लेकर के और घरवालियों को लेकर के आज बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। तो लोग बड़े सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। विवेक जी। जी शर्मा जी बताइए, रामराजी सिंघल जी बताइए, आप अपनी बात शर्मा जी से पूछिए। हाँ, धन्यवाद विवेक जी। आपने जो कहा कि गंगा जी में आज शर्मा जी के दर्शन हो गए और गंगा जी में हमने डुबकी लगा ली, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वैसे तो पिछले 3 महीने से हमने गंगा जी के दर्शन नहीं करे, अब पूर्णमासी में भी गंगा जी के दर्शन नहीं हुए, और आज पूर्णमासी से अगले दिन हमने अपने आदरणीय शर्मा जी के दर्शन करके गंगा जी के दर्शन कर लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इतना ऊंचा मत चढ़ाइए ताकि मैं अपने आप को अपमानित महसूस करूं। नहीं सर, आप देखो, बात सुनो, मैंने कभी भी जिंदगी में हजारों बार हरिद्वार गया हूँ, कभी गंगा जी में स्नान नहीं किया। इसलिए स्नान नहीं किया तो गंगा जी में लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं। मैं इसलिए नहीं करता कि लोग अपने पाप धोएं और वो पाप मुझे चढ़ जाए तो क्या फायदा उसका। बहुत बढ़िया। जब तक हम गंगा जी में नहा नहीं रहे तब तक वो स्वच्छ रहने वाली है, इसलिए आज बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रही। आदरणीय कविवर, हाँ। आपकी एक कविता जो मुझे क्या, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान वासियों को और पूरे वर्ल्ड को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कि जब राधा जी और किशन जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे और राधा जी ने जब किशन जी को देखा है, वो आपका इतना जबरदस्त एक आपका कहने का लहजा है कि वो अंतरात्मा को छू जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, इसमें हमारे हजारों लोग देख रहे हैं, नहीं वो बाद में उससे समापन कर दूंगा ना मैं। अच्छा ठीक है सर, चलिए राजकुमार जी आप कुछ पूछ लें, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शर्मा जी से। मेरे से कल से राजकुमार जी कह रहे हैं भी शर्मा जी आएंगे तो मैंने जरूर बात करनी है, क्योंकि शर्मा जी इनकी ना स्थिति घर में मुझे लगता है ज्यादा खराब है। आपको बहुत बहुत नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। हाँ, बस मेरा तो आपसे यही पूछना है कि अभी आपने अपने आप को आगे मुझे मानना कहा है, हम सभी आपको जरूर मान कहेंगे, तो बस मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप जैसे महान व्यक्ति के जीवन में कई प्रेरणादायक घटनाएं घटी होंगी, तो आप वो हमारे साथ साझा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि आपके जीवन में चाहे वो हादसे पर घटी हो, आपकी सबका मनोरंजन भी हो। क्या आपने सवाल पूछा? क्लियर आवाज नहीं आई। मेरा सवाल ये था कि आपके जीवन में कोई भी हादसे पर घटना रही हो, हादसे पर घटना नहीं, जिंदगी में बेसिकली क्या है, आपके दुख क्या है, मैं सुख की एक व्याख्या करता हूँ जी। सुख हम उसे कहते हैं जो मेरे पास नहीं है जी। सबसे बड़ी पहले सुख जो मेरे पास होता था उसे मैं मानता था, अब मैं मानता हूँ सुख मेरे पास जो नहीं है उसे ही मानता हूँ। मेरा सुख ये है कि मेरे पास 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिलते ही वो सुख जो है 3 करोड़ पर शिफ्ट हो जाता है। मेरा सुख ये है कि मुझे हेमा मालिनी मिल जाए शादी में, हेमा मालिनी मिलते ही वो सुख करीना कपूर पर शिफ्ट हो जाएगा। जो चीज आप ले लेते हैं वो ज्यादा आपको फिर लगता है कि ये तो कोई सुख नहीं है। तो सुख वो है जो दूसरे के पास है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे अपनी 2 गाड़ियां सुख नहीं देती, मेरे सगे भाई की 3 गाड़ियां मुझे तकलीफ देती है। सही बात। आज की तारीख में जो दुख है वो सोच का है। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे उस दिन आप सब सुखी हो जाएंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ आप सबसे, एक तो बच्चों के लिए जो आप करते हैं वो आपका फर्ज है, और बच्चे जो आपके लिए करें उसको एहसान मानो, तब जाकर आप सुखी रहोगे। एक्सपेक्टेशन के दुख है आपके, आप किसी से उम्मीद रखते हो उस बात के दुख है। उम्मीद करना छोड़ दो, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या बात। अगर आप का दुख ये है, 140 करोड़ है, मेरे ख्याल से आप सबकी स्थिति देश में 5 करोड़ लोग होंगे मुश्किल से आपके ऊपर,
बहुत मुश्किल से। पर आपके ऊपर जो 5 करोड़ लोग हैं वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। आपका सुख ये नहीं है कि 135 करोड़ लोगों से बेहतर जिंदगी आप जी। जल्दी खा लो। जिस दिन नीचे देखना शुरू कर दोगे आप सुखी हो जाओगे, जिस दिन ऊपर देखोगे हर आदमी दुखी दिखाई देगा। जो सबसे ऊपर होगा उसका दुख ये, अब किससे मुकाबला करूं, अब तो मैं सबसे ऊपर। तो सोच जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सोच दुख को मल्टीप्लाई करती है, हल नहीं करती। और व्यापारी को तो कभी भी जिंदगी में जूझना चाहिए। पुराने टाइम का किस्सा है, एक चौधरी गया लाला के पास, बोले लाला घोड़ा खरीदेगा? बोले हाँ भाई खरीद लूंगा। बोले कितने का? बोले 1000 रुपए का। लाला बोला मैं 500 से ज्यादा दूंगा नहीं। चौधरी बोला रहने दे। चौधरी घर आ गया, देखा घोड़ा मरा हुआ था। उसने तुरंत वापस गया लाला, लाला कुछ दिनों से मुझे ढंग से सुनाई नहीं देता, तने घोड़े के कितने दाम लगाए? बोले भाई मैंने 500। बोले निकाल 500, शाम को घर आ जाइए, घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अब लाला पड़े हुए का उसने 500 रुपए दे दिए। शाम को घर गया, देखा घोड़ा मरा हुआ था। चौधरी गांव से गायब हो गया। 1 महीने बाद लौटा, डटता हुआ लाला की दुकान पर पहुंचा। लाला आज तो बड़ी तकलीफ हो रही उसे, क्योंकि लाला कुछ उससे बात ही नहीं कर रहा। उसने कहा, लाला ने कहा भाई चौधरी कई दिनों तो गायब रहा, कहाँ रह गया था? ऐसे बाहर चला गया था। चौधरी के दिल में खुटका, लाला घोड़े की बात क्यों नहीं करता? उसने खुद ही पूछ लिया, लाला घोड़ा? बोले बहुत ही बढ़िया था। बोले वो तो मरा हुआ था। बोले फिर क्या हुआ उसका? बोले तैने करा क्या उसका? बोले मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि 1-1 रुपए की लॉटरी खरीदो, इनाम में घोड़ा मिलेगा। बोले फिर क्या हुआ? बोले 10,000 लोगों ने लॉटरी खरीदी। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने 1 का घोड़ा इनाम में निकाल दिया। बोले फिर क्या? आदमी रोता हुआ है कि घोड़ा मरा हुआ है, मैंने उसे 1 रुपया वापिस कर दिया। क्या बात है, क्या बात वाह जी वाह, वाह वाह। तो जिंदगी बहुत में बढ़िया। जूझना शुरू करोगे तो जिस दिन टूट जाओगे कभी नहीं जी सकते। है, क्या बात। आज वही वक्त है आपका। और एक बात कहना चाहता हूँ, व्यापारी की कमीज मैली रह जाए लेकिन उसका अकाउंट कभी भी मैला नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने अकाउंट मैले कर लेंगे तो जिंदगी में कोई भी बात हो उससे ठीक नहीं हो पाएगी। या आपकी पत्नी आपके पीछे पड़ी है, बताइए आप पत्नी से अलग होकर किसी से बात भी नहीं कर सकते। इतनी दहशत में आप लोग जी रहे, मैं आपको नमन करता हूं। ये राजकुमार जी आपके लिए कहा है शर्मा जी ने। इनकी पत्नी ये सुनना चाहती है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो कि मेरे सुनने लायक मेरे खिलाफ कही जा रही है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई पति पत्नी आपस में साथ बैठकर इकट्ठे हंस रहे हैं। बहुत खूब। क्या करें? खैर जो भी चलिए है, शर्मा जी, मुकेश धनकर जी हमारे साथी हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुकेश धनकर जी अपनी बात रखें। जी धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष मनोजा जी। शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आ रही है। धन्यवाद। शर्मा जी आप इतने पुराने कवि हैं, कभी हमने जिंदगी में यही अगर कवि का नाम सुना था तो आपके नाम से हमने प्रारंभ किया था। मेरा कहने का मतलब है आप घरवाली के नाम से ज्यादा मशहूर हुए। क्या अब भी डरते हैं अपनी घरवाली से आप? क्योंकि अब आप कविता बोल रहे हैं। इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि मेरी घरवाली मेरे पास ही बैठी है। मैं कह नहीं पाऊंगा, झूठ मैं बोल नहीं सकता। चलिए अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कम आने शुरू हो गए हैं क्योंकि वाइफ साथ होती है, सबका पासवर्ड पता लग गया वाइफ को सबको। जी जी। चलिए गुलशन अनेजा जी अपनी बात रखें। गुलशन अनेजा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन
शराब पीने वाला है और दूसरी मुसीबत उसे ये होगी कि अब वो सारा दिन घर पे रहेगा, वो शराब ना मिलने से ज्यादा परेशान है या बीवी के साथ समय बिताने से ज्यादा परेशान? मेरे ख्याल से शराब की वजह से ज्यादा परेशान। जब वो मिल जाए तो फिर बीबी का जो गम है ना वो भूल जाता है आदमी पीकर। ठीक ठीक। चलिए अशोक छाबड़ा जी अपनी बात रखें। अशोक छाबड़ा जी। छाबड़ा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। छाबड़ा जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच में ऋषि कपूर जी कुछ कहना चाहते हैं, वो कह लें। तब तक अशोक छाबड़ा जी अपनी आवाज कनेक्ट कर लें ऑडियो के साथ। ऋषि कपूर जी अपनी बात रखें। धन्यवाद विवेक जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आपकी सारी रचनाएं बीवी के ऊपर ही केंद्रित हैं, जबकि जब हम छोटे थे तो आप यंग थे उस समय, तो उस टाइम गर्लफ्रेंड के ऊपर, उसकी आंखों के ऊपर, दोस्त के ऊपर ज्यादा रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन आपकी सारी रचनाएं बीवी के ऊपर क्यों लिखी गई? भाई जो मेरी पूरी कमाई खा रही है उस पर नहीं लिखूंगा तो किसके ऊपर लिखूंगा? हम जितने भी पति हैं वो पत्नी की तरफ से डेपुटेशन पर काम करते हैं। जो कमाते हैं उसमें दे देते हैं, बाद में वो जेब खर्चा में दे देते हैं। बच्चों की तो बहुत ही दुर्गति है। एक पति ने पत्नी से कहा 1 लाख रुपए की लॉटरी आई है। पत्नी ने कहा वो तो ठीक, लेकिन लॉटरी के 100 रुपए कहाँ से आए ये बता दो पहले। तो एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। ठीक सर। चलिए यश मैनी जी कुछ पूछना चाहते हैं। यशपाल मैनी जी कृपया पूछें। धन्यवाद, नमस्कार सर। ऐसा है जितनी आपकी बातचीत में, आपकी कविताओं में जितना आनंद आता है, कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि आपका जो मासूम चेहरा है वो चेहरा आप से ज्यादा पॉपुलर हो गया और वो ज्यादा काम करता है। बिना बोले भी जब आप मंच पे खड़े होते हैं तो लोगों का दिल गुदगुदाने लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसका आपके जो सुंदर चेहरा उसका भी योगदान है। और पत्नी का जो आप इस्तेमाल करते हैं घराली नहीं, ऐसा है। एक तो मायूस चेहरा नहीं है, मासूम चेहरा नहीं है, मायूस चेहरा है। तो आप शब्दों में थोड़ी बदलावली कर लें। सर ये तो आप कहते हो 50 साल हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है हर एक का। 50 साल हो जाए। मेरी वाइफ बैठी है कि वो भी कह रही है 40 साल हो गए हमारे। पता नहीं, आदमी खुशियां तो भूल जाता है, गम याद रहते हैं जिंदगी भर। चलिए मैं आग्रह करूंगा भरत मिगलानी जी से, वो अपनी बात रखें। भरत मिगलानी। नमस्कार शर्मा जी, मैं तो प्रणाम करना चाहूंगा, स्वागत करूंगा आपका। आपने खुशियां बिखेरी है सभी के जिंदगी में, आपने इतने हादसे जिंदगी में खुशियां बिखेरी है। और मैं भरत मिगलानी, लकीली अनमैरिड हूँ। थोड़ा जोर से बोले। आपकी भरत जी आवाज क्लियर नहीं है, शर्मा जी सुन नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा आगे आके थोड़ा जोर से बोले। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बताइए बताइए। शर्मा जी पहले तो आपका स्वागत करूंगा। आपने सभी की जिंदगी में बहुत खुशियां बिखेरी हैं। और मैं भरत मिगलानी, लकीली अनमैरिड हूँ। सभी कहते हैं कि शादी कर लो भाई, लेकिन सभी के आसपास मुरझाए चेहरे देखते मेरा भी मन है कि अभी नहीं करेंगे। नहीं, आप अनमैरिड है? क्या उम्र है आपकी? 25 साल है। 25 ईयर। 25 ईयर से 25 है? जी 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 जी। तो अभी तो संभावना है आपकी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? शादी जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपके पिताजी ने नहीं की होती तो आपका अवतार नहीं हो सकता। नहीं सर, वही मैं अपने बात पे आ रहा हूँ। आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सभी कह रहे हैं कि कर लो शादी, बट लेकिन अब मन नहीं कर। चलिए भरत जी की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है।
हरीश खनेजा जी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे हरीश जी ने कल ये जानकारी दी कि शर्मा जी कुछ साल पहले, काफी साल पहले आप एक बार सहारनपुर आए थे, शायद आपको याद है या नहीं है? मैं कई बार आया हूँ। हाँ, सहारनपुर में आपने एक बारात में डांस किया था, और जिस दुकान पर जाके आपने पैसे खुले करवाए थे वो हरीश खनेजा जी की पप्पू आइसक्रीम थी कोर्ट रोड पर। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। हरीश खनेजा जी अपनी बात रखिए। हरीश जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी। हरीश खनेजा जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बताइए हरीश जी। मुझे लग रहा है हरीश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। शर्मा जी, मुझे लग रहा है हरीश जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अशोक छाबड़ा जी, आपकी आवाज देख लेकर आ रही है तो जी बताओ। राजीव जी बताओ। क्योंकि मैं हैंड रेज नहीं कर सकता तो मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। हाँ बताओ। जी, सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिनके हमारे में से कई बड़े फ़ैन भी हैं, ऐसी शख्सियत सुरेंद्र शर्मा जी का अभिनंदन करता हूँ इस ऑनलाइन बैठक में। और निरंतर आज वो हमारे बीच में आए और उन्होंने जो हास्य कव्य अभी सुनाया घोड़े वाला, वो एक मेरा फेवरेट उसमें से था, जो हमने अपने ग्रुप में भी डाला व्हाट्सएप में, जब उनका हमने नोट डाला कि आज वो हमारे बीच आ रहे हैं बैठक में। तो वो एक सबसे बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वाला वो हास्य था। और निश्चित तौर पर मैं शर्मा जी से एक बात कहूँगा कि आज शर्मा जी हमारे बीच आए, जिस तरह व्यापारी कोरोना की स्थिति में न्यूज़पेपर या टीवी सब जगह कोरोना ही है, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यापारी जो है वो मानसिक रूप से मानसिक तनाव की तरफ बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में आज आपकी इन हास्य बातों ने उसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर करने का कार्य किया। और हमारी ऑनलाइन बैठकों में सबसे अच्छी बैठक एक सबसे अच्छी और बैठक मैं कहूँगा कि ये है। और निश्चित तौर पे इसके लिए साधुवाद मैं विवेक जी को भी दूंगा, जिनकी आज बदौलत हम ये बड़ी बड़ी शख्सियत को एक घर बैठे। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बस राजीव जी का सवाल इतना सा है कि व्यापारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, तो ऐसे समय में वो मानसिक तनाव के अंदर है, तो आप व्यापारियों के लिए 2 शब्द जरूर कहें। राजीव जी का सवाल इतना है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हर व्यापारी को अपने खर्चे सीमित कर देने चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने कम कर सकते हो ये देख लो, क्योंकि लग्जरी ज्यादा दिन तक आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैं इतने साल से कवि सम्मेलन में हूँ, लेकिन मेरे घर में 2 जोड़ी जूते हैं, एक ब्लैक है एक ब्राउन है, और कभी भी जिंदगी में मैंने ब्रांडेड कोई कपड़ा नहीं पहना। इसलिए नहीं पहना, एक तो पैसे भी ज्यादा दूं और उसका विज्ञापन भी करूं। मैं मूर्ख हूं क्या? जो यहाँ पर पहले छाती के पीछे रहता था गर्दन, वो मेरी छाती पर आ रहा है और 5,000 रुपए ले रहा है मेरे से। अगर ब्रांडेड पहनेंगे तो 5,000 में मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, महिलाएं बैठी होंगी यहाँ पर आपके साथ, साड़ियां लेकर आएंगी, और 1 साल बाद कहीं फंक्शन में कहीं भी जानोगे, ये 2 महीने बाद ये साड़ी ठीक नहीं रहेगी। अरे भाई, तैने तो खरीदी थी इसको। जो हम अपना चयन करके लाते हैं उसके बारे में हमें शक होने लगता है 6 महीने बाद, ये कमीज ठीक नहीं रहेगी, ये कपड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो अगर हम अपनी जरूरतों को लिमिट कर दें तो कभी भी जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं आने वाली। सेटिस्फेक्शन जो है वो जिंदगी में चाहिए। आप दूसरा क्या कर रहा है उससे देख करके अपनी सेटिस्फेक्शन की डर मत बनाओ। आपके पास जो है उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सुख इतना है कि हम किसी का कर्जा नहीं देना, जो कमा रहे हैं उसी में से अपना खर्चा चला रहे हैं। जितनी चादर हो उसमें पांव पसारो, और हो सकता है तो और जो जरूरतमंद है उसको भी उसमें आने की इजाजत दे दी जाए। एक बहुत बढ़िया बात कुरान में है जो कि कहीं अच्छी लगेगी, कि अगर आप बाहर जाएं तो फल ला रहे हो तो पड़ोसी के लिए भी ले आए अगर वो गरीब आदमी है, ताकि उसके बच्चों को भी मिल जाए।
और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नहीं भी लाए उसके लिए तो फलों के छिलके घर के बाहर न फेंकें, ताकि पड़ोस के बच्चों को ये नहीं लगे कि ये लोग फल खा रहे हैं और हम नहीं खा पा रहे। बहुत बढ़िया, तो आप बहुत ही अपनी बहुत बढ़िया। लग्जरी जो है उसका दिखावा बंद कर दें, वो आपके लिए भी फायदेमंद है और जो वो नहीं कर पा रहा है उनके बच्चों के लिए भी उसका फायदा पहुंचेगा, जो आपके संगी साथी है उसको भी मिलेगा। पहले के लोग इसलिए संतुष्ट रहते थे कि आम कितनी भी जरूरत हो। मेरे पिताजी, मुझे याद है कि 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े रखते थे, हमारा आयुर्वेदिक दवाई मैन्युफैक्चरिंग का काम था, लेकिन ये नहीं था और ये कपड़े धोए और उस संदूक के नीचे दबा दिए ताकि वो प्रेस हो जाए। तो कहीं कोई ये भावना नहीं रहती थी कि हर आम आदमी, हर व्यक्ति उसी तरह से जिंदगी जी रहा है। तो हम अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि हमें पड़ोसी को और हमसे मिलने जुलने वालों को ये तकलीफ न हो, ये ईर्ष्या नहीं हो कि ये तो इतना खर्च कर रहे हैं, ये इतना खर्च कर रहे हैं। उनकी सुख के लिए हमें थोड़ी बहुत बर्दाश्त करना पड़ जाए तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शर्मा जी, हमें क्योंकि आपको हमारे तक लाने में एक बहुत बड़ा माध्यम आदरणीय विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज जोलो का रहा है, वो भी इस मीटिंग में हमारे साथ है। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विवेक नारायण जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार कि आपने हमें जो है शर्मा जी तक मिलवाने का काम किया। कन्नौज से हमारे विवेक नारायण मिश्रा जी, एक बार जोरदार ताली लगा दें विवेक नारायण जी। सभी मैं एक बात कहूंगा कि ये आभार हमारा भाई साहब के प्रति है कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। तो सहारनपुर के गुप्ता जी से मैं मिला था अफ्रीका में। अच्छा, अजय गुप्ता जी से। चलिए, और हमारे बीच में अमित वाजपेयी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी नहीं आ रही है। शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है शर्मा जी आप तक? आ रही है, आ रही है। चलिए, अमित वाजपेयी जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और एक बार पुनः विवेक नारायण मिश्रा जी का भी आभार प्रकट करता हूं। एक बार हम अशोक छाबड़ा जी से बात करना चाहेंगे, अगर अशोक छाबड़ा जी कनेक्टेड हो गए हो, क्योंकि वो बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। बताइए छाबड़ा जी, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? छाबड़ा जी, आपकी आवाज जो है वो कनेक्टेड नहीं है हमारे इसके ऑडियो के साथ। राजीव कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी कुछ कहें। हाँ सर, नमस्कार जी, बताइए। वेलकम करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप समय से, कीमती समय से कुछ पल निकाल रहे हैं आप हमारे लिए ना सर। और सर वो नई अच्छी बातें हमारे सीखने को मिल रही है। राजीव जी, तो नहीं आ रही आपकी। चलिए, धन्यवाद राजीव जी। हम लोग आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप भी रोज हमारे साथ इस तरह की मीटिंग में जुड़ते हैं। मैं राजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा, राजपाल सिंह जी कुछ अपनी बात रखें। राजपाल जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू विवेक जी। सबसे पहले तो मैं सुंदर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज हमारी इस मीटिंग में आए। आज उनका एक हास्य कवि तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनका शुरू से ही हास्य, आज उनका दूसरा रूप देखा। वो कितने आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें करते हैं। वाकई ये शर्मा जी, आपका एक दूसरा रूप देखा हास्य कवि के साथ साथ, बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से ज्ञान की बातें करी, हमारे यहाँ ज्ञान के भंडार की यहाँ पे काफी लोगों ने स्पीच दी, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं निकले, उनसे बल्कि एक कदम आगे निकले दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें करने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम चुटकुले हमेशा सुनते रहते हैं और बहुत ही आनंद आता है। एक और आपकी शैली की आज हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि एक आपके बारे में मशहूर है कि जब आप कविता गाते हैं तो लोग इतना हंसते हैं तो उनके पेट में बल पड़ जाता है, लेकिन आपके चेहरे पे हंसी बहुत कम आती है। कई जगह चैलेंज होता है जी, आप शर्मा जी को हंसा के दिखा दो, मैंने कई बार सुना ये चीज। आज हम आखिरी क्षणों तक आपकी हंसी जरूर दिखना चाहेंगे, पूरी आपके पूरे, वो हम आपसे अनुरोध करते हैं आज। नहीं, देखिए, मैं हंसता इसलिए नहीं हूँ, मेरा आप सबसे कहना है जो भी काम करो सीरियसली करो, चाहे हंसी का ही हो। हम सीरियस काम को भी हंसी में करते हैं, इसलिए सफल नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम को सदा सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, क्या बात। और फिर जाकर अगर मैं हंसते हुए या एक्शन करते हुए कविता पढ़ूंगा तो आपका 10-20% ध्यान मेरे एक्शन पर और मेरी हंसी पर होगा।
यही बात जब ये कुछ नहीं करता तो 100% आपका ध्यान मेरे वर्डिंग्स पर होता है। तो जो बात मैं कहूंगा वो आपके मन से कहूंगा तो मन तक पहुंचेगी। बहुत अच्छा। इसलिए जो भी काम करो पूरे हृदय से करो, दिमाग से मत करो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात कही शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। मैं आग्रह करूंगा सुधीर मिगलानी, सुधीर जी कुछ कहें। नमस्कार शर्मा जी, आपका सहारनपुर की इस मीटिंग में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सर? मैं तो सुन पा रहा हूँ, पर ये हर बार हर एक आदमी कहेगा आपका अभिनंदन करता हूँ, आप आए तो आधा मिनट एक्स्ट्रा का बर्बाद हो गया ना। आपकी मैं हर एक से मान लेता हूँ। आपकी एक दो चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं। आप धर्म पत्नी पे बोलते हैं बहुत अधिक, काफी ज्यादा। आपने एक बार बोला था, एक बार मेरी घरवाली मुझसे पूछने लगी, ए जी मैं सती होना चाहूँ, मन्नो की करना पड़ोगो? तो मैं बोलियो भगवान तन्नो कुछ नहीं करना पड़ोगो, पहले मन्नो मरना पड़ोगो। तो वो चंद लाइनें इस तरह की कुछ जहन में आपको देखकर याद आई। और आपके बारे में क्या कहूँ, आप तो एक कवि भी हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस लॉकडाउन के संदर्भ में निवेदन करता हूं कि पिछले 45 दिनों से जिस प्रकार व्यापारी अपने घरों में बंद है, उस पर आप व्यापारी की मनोदशा को देखकर कि वो परिवार में और विशेष रूप से आपका जो आपकी जो स्पेशलिटी है धर्म पत्नी के साथ कुछ जोड़कर कुछ दो लाइनें जरूर कहें, ऐसा निवेदन है। हेलो जी जी जी, बताइए बताइए शर्मा जी, जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए। नहीं, ये क्या पूछा इन्होंने? सुधीर जी एक बार दोबारा पूछ दो, आप शर्मा जी सुन नहीं पाए। आपने सुना होगा ना, आप बता दीजिए वो उनका शायद। बताओ बताओ सुधीर जी। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से पिछले 45-50 दिनों से व्यापारी अपने घरों में बंद है और वो परिवार और धर्म पत्नी के साथ जिस प्रकार से हम लोग एक ही जगह पर विराजमान हैं, तो आपकी ये फैसिलिटी है कि घरवाली पे कुछ विशेष आप दो चंद लाइनें आप कहें तो निवेदन है कि सभी का मार्गदर्शन करें इस पे। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी उसी स्थिति में उलझा हुआ हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं। आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बड़ी दिक्कत पैदा हो। मैं लॉकडाउन से लॉकअप में नहीं जाना चाहता। तो आप मेरी मजबूरी को समझिए कि किन हालातों में एक आदमी बैठा है। बकरा शेरनी के आगे बैठा है, बस यही बहुत बड़ी बात है। चलिए गुलशन जी अपनी बात रखें। अनेजा जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घराड़ी आपके शब्दों में घराड़ी जो है, वैसे तो सुबह शाम बेचारी काम करती रहती है, पर इतने दिन से जब हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, वो हरियाणा में घराड़ी बोलते हैं पत्नी। जी जी, उन लोगों के लिए, उन लोगों को भी कोई सलाह दें जो खाली बैठे घराड़ी को ही परेशान कर रहे हैं। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। मैं एक कविता को सुना देता हूँ जो हाँ जी, उन्होंने प्रार्थना की थी। जी जी, हेलो जी बताइए शर्मा जी, हम सुन पा रहे हैं। शर्मा जी आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो शर्मा जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। जो आप कविता सुनाना चाहते हैं, हम सुनने को सब बेबस है, आप सुनाइए, आप अपनी बात कहिए प्लीज। हम तो उत्साह में है कि आप हमारे को आज कविताएं सुनाएं। मुझे लग रहा है शर्मा जी तक जी आ रही आवाज। उन्होंने बात की थी जी जी, राधा और कृष्ण की, जी वो मैं आपको सुना देता हूँ। इस कविता में मैंने सोचा, स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिल जाए तो आपस में क्या बात करें। इस देश में
राधा और कृष्ण से बड़ा प्रेम का कोई उदाहरण नहीं मिलता। और मेरा मानना है इस देश का वैलेंटाइन डे उस दिन होना चाहिए जिस दिन कृष्ण का जन्मदिन था। क्या बात, हमें अपने बहुत बढ़िया। वैलेंटाइन डे इससे बेहतर नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। कृष्ण के दो चरित्र हैं, एक जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है, और दोनों विपरीत हैं। एक प्रेम का महानतम रूप है और एक युद्ध का पर्यायवाची शब्द बना। कृष्ण ने रास रचाया वृंदावन में, द्वारकाधीश बने समुद्र के किनारे, गुजरात के अंदर, वहां राज्य किया इन्होंने, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ना राधा वृंदावन से कहीं आगे गई उनसे मिलने के। वो अपने निर्णय पर अडिग थे और ये अपने निर्णय पर अडिग थे। तो क्या बात हो सकती है, तो उस पर आपका ध्यान चाहूंगा कि स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त से राधा। शब्द पर गौर करना। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। बहुत बढ़िया। अगर आप प्रेम से जुड़ते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, प्रेम से अलग होते हैं तो फड़फड़ाते रहते हैं। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपका ध्यान चाहिए। आप अपने बेटे को पप्पू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुलाते। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया, फिर भी अपने आप को संभाल लिया था। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुमको द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। और आपका स्वागत और आपका समर्थन आप किए। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आती। क्या बात है, बहुत बहुत पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं। क्या बात, बहुत ही। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया उसका एक आईना दिखाऊं। अब आपका आशीर्वाद और तालियां चाहिए साहब। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंचे। क्या बात, बहुत ही बहुत ही। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी।
सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगे। क्या बात, अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, वही अंग जब प्रेम से अलग हो जाता है तो विनाश का काम करता है। क्या बात, बहुत इस पर विशेष जान चाहूंगा, कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या रे और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, हजारों साल से भागवत वाचक गाते हैं घरों में, पर किसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और ये मैंने पहली बार ऐसी टिप्पणी की है। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका ध्यान दीजिए, सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते। और दो बड़ी पंक्तियां और आपका ध्यान चाहिए साहब। कृष्ण युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। वाह, क्या बहुत ही आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे 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 क्योंकि संसार ने सिर्फ प्रेम को स्वीकार किया है, कभी भी युद्ध को स्वीकार नहीं किया। एक भी कविता द्वारकाधीश के बारे में किसी कवि ने नहीं लिखी, और लाखों कविताएं कृष्ण के बाल रूप पर लिखी गई, उसके रास रचाने पर लिखी गई, उसके बाद किसी पर नहीं लिखी। बहुत बढ़िया। तुलसीदास ने उनके बाल रूप पर कविताएं मार्वेलस। और मैं बस आपसे विदा चाहते हुए चार पंक्ति एक ही बात कह सकता हूँ कि राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत ही खूब। चलिए हम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही विवेक नारायण मिश्रा जी का भी आभार प्रकट करते हैं, अमित वाजपेयी जी का भी आभार प्रकट करते हैं। आज शर्मा जी ने हमारे लिए समय निकाला, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं। और सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मैं अध्यक्ष होने के नाते आग्रह करूंगा कि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, हम शर्मा जी से मिलने आएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सहारनपुर में भी आपके सानिध्य में करना चाहेंगे। उसका ईश्वर हमें मौका दे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आप स्वस्थ रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें आज समय दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। आपका बहुत विवेक जी धन्यवाद।
जी विवेक जी, जी बताओ जी। विवेक जी, मैं ये कार्यक्रम खत्म होने के पहले मैं एक आपसे बात अगर नहीं कहता तो मुझे बड़ा एक मेरे ऊपर भारीपन रहेगा। आज का आभार सही माने में मेरा कुछ योगदान नहीं है। ये हमारे परम आदरणीय भाई साहब जो इतने सरल और सहृदय हैं और इतने प्रॉमिसिंग हैं कि उन्होंने मेरी जरा सी बात को रखा, तो ये सारा आभार उनको दीजिए। हमारा इसमें योगदान कुछ नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं। इसलिए ये पूरा आभार हमारे परम आदरणीय भाई साहब को है और आपने इतने अच्छे से प्रोग्राम में रखा, इसके लिए आपका भी आभार है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी एक इसका हिस्सा बन पाया। और चूंकि बेसिकली मैं भी एक व्यापारी हूँ और व्यापारियों के लिए जो आदरणीय भाई साहब का संदेश रहा वो मैं समझता हूँ कि हम सब व्यापारियों के लिए एक संबल होगा। और आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिन अच्छे हों और विश्व का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।